Hello everyone, this is CA Rahul Kapoor and I welcome you all to my YouTube channel CA Rahul Kapoor Classes या फिर CRK Classes। So guys, ये जो चैनल है CA राहुल कपूर क्लासेस, यहाँ पर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस अपलोड करेंगे और प्रिसाइजली बात करूँ तो कॉमर्स स्टूडेंट्स में हम CA CMA फाउंडेशन एंड इंटर स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस अपलोड करेंगे। बीकॉम चाहे वो प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो, दोनों क्लासेस के लिए हम क्लासेस अपलोड करेंगे और इसके अलावा CUET एंट्रेंस की तैयारी हम यहाँ पर करवाएंगे और क्लास 11-12 इनके लिए मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी की क्लासेस इस चैनल पर अपलोड करेंगे। सो अगर आप इन कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपकी नॉलेज में कोई है जो इन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो प्लीज़ इसको उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्लासेस अपलोड करके देता रहूँगा। ठीक है, सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक। तो चलते हैं आज की क्लास में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉस्ट शीट। और जो कॉस्ट शीट है पहले हम देख लेते हैं किस किस के लिए रेलेवेंट टॉपिक है। तो सबसे ज़्यादा जो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा ये रहेगा बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम चाहे आप प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, दोनों ही केसेस में आपको कॉस्ट शीट करना ही है, तो इसलिए ये आपके लिए रेलेवेंट है। इसके अलावा ये CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगा क्योंकि उनका जो अकाउंट्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है जो उसके अंदर आपका ये कॉस्ट शीट जो है वो अच्छी खासी वेटेज रखता है क्योंकि उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल बेस्ड है। CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना कि आपके सिलेबस में ये बहुत अच्छी वेटेज रखता है। और इसके अलावा अगर आप CA इंटर में हो, CA फाउंडेशन में ये आपको नहीं मिलेगा, CA फाउंडेशन में नहीं है, CA इंटर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका ये टॉपिक रहेगा कॉस्ट शीट करके। ठीक है, तो ये इन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। सो अगर आपके लिए भी रेलेवेंट है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कॉस्ट शीट पढ़ना क्यों पड़ता है या क्या इसकी रेलेवेंस है। तो देखो, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे तब भी आपको प्रॉफिट निकालना होता था, अब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो अभी भी आपको प्रॉफिट निकालना होगा। तो कॉस्ट में प्रॉफिट निकालने के लिए आप बनाओगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए आप बनाओगे कॉस्ट शीट। और वहाँ मतलब कहाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वहाँ अगर आप प्रॉफिट निकालना होता था आपने तो आप क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब कॉस्ट शीट है क्या, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिकल की ओर मूव कर जाएंगे। तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल्स। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा थोड़ी बनाते थे, एक टाइम के बाद बनाते थे, जैसे 31 मार्च को बना रहे हो, 31 दिसंबर को बना रहे हो, तो ऐसे ही आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही कॉस्ट शीट भी बनानी होगी। ठीक है, कॉस्ट शीट भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद बनानी है। अब विच एक्यूमुलेट्स, कॉस्ट शीट में एक्यूमुलेट्स होता है मतलब इंक्लूड होता है या कह सकते हो आप ऐड हो जाती हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट की आपको कुछ एलिमेंट्स पढ़ने हैं, सिर्फ एक तरह की कॉस्ट आपकी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ इस पेन का, इस पेन के अंदर आप देख सकते हो कुछ प्लास्टिक लगा होगा। ठीक है, इस पेन को बनाने के लिए लेबर यूज हुई होगी। ठीक है, और इसके अलावा और बड़े सारे एक्सपेंसेस होंगे, जहाँ पेन बनता है वो बिल्डिंग किराए पे ली होगी, इसके लिए मशीन खरीदी होगी, उस मशीन की डेप्रिसिएशन आई होगी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। कॉस्ट एक तरह की नहीं होगी, अलग अलग तरह की होगी, थोड़ी देर में हम देखेंगे।
तो इस पेन को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट आई आप उनको क्या कर दोगे, एक्यूमुलेट कर दोगे, दैट मीन्स एड अप कर दोगे, ठीक है। एक सीक्वेंस में ऐड करेंगे, वो अभी हम देखेंगे पूरा फॉर्मेट, उसको ही तो कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो अभी मुझे बस इतना पता होना चाहिए, कॉस्ट शीट क्या होती है, पीरियोडिकल इंटरवल पे बनती है, यानी कि हर कुछ वक्त के बाद मुझे कॉस्ट शीट बनानी होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि कॉस्ट शीट के अंदर सारी कॉस्ट को हम क्या कर लेते हैं, एक्यूमुलेट मतलब एड अप कर लेते हैं विद, और आगे देखो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसोसिएटेड विद ए प्रोडक्ट। तो कॉस्ट शीट एक प्रोडक्ट की अलग बनेगी। जैसे अगर मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूं मार्केट में, तो मेरी तीनों प्रोडक्ट के लिए मुझे अलग अलग कॉस्ट शीट बनानी होगी, ठीक है। अगर मैं एक ये बना रहा हूं, एक पेन टैबलेट बना रहा हूं या एक लैपटॉप बना रहा हूं, तो मुझे हर चीज के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बनानी होगी, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं वो उनकी कॉस्ट शीट में इंक्लूड कर ली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा कि कॉस्ट शीट मुझे पीरियोडिकल इंटरवल पे बनानी होती है। सेकंड, मुझे कॉस्ट शीट में सारी की सारी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर देना होता है जो कि किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जो कि किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट शीट अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी? बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड, कॉस्ट शीट क्यों यूज होती है? टू कंपाइल द मार्जिन अर्न, आपने कितना मार्जिन मतलब प्रॉफिट अर्न किया है ऑन ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना मार्जिन अर्न किया है, यानी कि कितना प्रॉफिट आपको अर्न हुआ है किसी भी एक प्रोडक्ट पे, तो वो आपको कॉस्ट शीट से मिल जाता है। एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेटिंग ऑफ प्राइजेस, और कॉस्ट शीट आपकी हेल्प क्यों करती है, और कॉस्ट शीट आपकी हेल्प कहाँ करती है? प्राइजेस सेटअप करने के लिए। मैंने इस पेन को बनाने के लिए मटेरियल यूज किया, मटेरियल मैंने मान लिया 15 रुपीज का यूज किया। इस पेन को बनाने के लिए मैंने लेबर यूज की, लेबर मैंने फॉर एग्जांपल 5 रुपए की यूज की, और इस पेन को बनाने के लिए और भी बहुत सारे खर्चे हुए जिनको मैं अलग अलग ना करके एक साथ जोड़ लेता हूं। मैं मान लेता हूं मैंने 7 रुपए के और भी खर्चे किए। अब बताओ मुझे इस पेन की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 15, 27, 27 रुपए की कॉस्ट हो गई। अब मुझे इस कॉस्ट पे ये पेन पड़ा कितने का? 27 का। तो मैं ये तो पक्का है कि 27 रुपए से कम तो नहीं चार्ज करने वाला इसका, या कर भी सकता हूं ना, क्यों मैं लॉस में क्यों जाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा इस पेन को इस प्राइस यानी कि 27 रुपीज से कुछ ऊपर बेचने का, कुछ ऊपर बेचने का। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मुझे 13 रुपीज का प्रॉफिट हो, तो मैं क्या करूंगा 27 की कॉस्ट में 13 रुपीज ऐड कर दूंगा, और मार्केट में इसे कितने का सेल करूंगा? 40 रुपीज का सेल करूंगा। तो इस तरह कॉस्ट शीट सारी कॉस्ट को ऐड अप करने के बाद मुझे एक आइडिया देती है कि मुझे क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट शीट क्या थी? कॉस्ट शीट थी एक पीरियोडिकल इंटरवल्स पे बनाई जाती थी, ठीक है, बनाई जाती है इनफैक्ट, और इसके अलावा ये एक्यूमुलेट करती है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट। किसी भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं ये उसको एक्यूमुलेट मतलब कि ऐड कर देती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको मार्जिन कितना हुआ है, आपको मतलब प्रॉफिट कितना हुआ ये पता लगाने में हेल्प करेगी। उसके अलावा ये आपको प्राइस सेटअप करने में हेल्प करेगी, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का आपको मार्केट में क्या प्राइस रखना चाहिए। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलते हैं आगे। तो अभी हमने बात करी थी कि कॉस्ट शीट क्या करती है? एक्यूमुलेट करती है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब वो क्या है, कितनी तरह की कॉस्ट आपने यहां पढ़नी है? तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आपको मेनली 3 तरह की कॉस्ट इनकर होंगी। मटेरियल से रिलेटेड खर्चा करेंगे आप, लेबर को पेमेंट करेंगे, और बाकी जो है कैटेगरीज उनको अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। जितने भी खर्चे हैं उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब मटेरियल भी आपको 2 तरह का पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी आपको 2 तरह का पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस भी 2 तरह के पढ़ने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि ये तीनों मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जो डायरेक्ट नेचर के हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस हो, अगर ये डायरेक्ट नेचर का है तो इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि मेनली जो हमारा खर्चा है वो डायरेक्ट जो चीजें हैं उसके अंदर ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट लेबर हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनको जब मैं जोड़ लूंगा, इनको जब मैं इकट्ठा कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम बोले तो मेन कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मेन खर्चा यही 3 होते हैं।
डायरेक्ट वाला मटेरियल, डायरेक्ट वाला लेबर और डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये मान के चलो कि हर चीज़ तीन तरह की होती है, दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जितने भी डायरेक्ट वाले पोर्शन है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, इनको अगर मैं ऐड कर लूंगा तो क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट नेचर वाले खर्चों की, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूं तो क्या बन जाते हैं, ये ओवरहेड्स बन जाते हैं। ओवरहेड्स क्या होता है, एक तरह का कॉस्ट ही होती है। क्या होती है इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हमारे को बस इतना पता लगाना था कि कॉस्ट हमारे पास तीन तरह की होगी, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। और ये तीनों तरह की कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको आ जाती है प्राइम कॉस्ट, यानी कि जब मेजर कॉस्ट जो है आपकी आने वाली है जिन चीज़ों में, वो आपकी आ गई। इसके अलावा जो इनके इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको अगर आप ऐड अप करते हो तो क्या बन जाता है, ओवरहेड्स बन जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सो अभी हमने देखा प्राइम कॉस्ट में हमने क्या लिया था, डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट लेबर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डायरेक्ट होगा और क्या इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल की। मटेरियल्स दैट आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्शन, डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, पता लगा सकते हो, जैसे इसको बनाने में ये प्लास्टिक लगा हुआ है तो ये मटेरियल आप इसके अंदर डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो ना। तो ये जो मटेरियल इसके अंदर लगा हुआ है जो आप देख सकते हो इजीली, वो है इसका डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, और इसको पेन को बनाने के लिए थोड़ी देर, वैसे तो इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे हमने पढ़ना ही है, बट एग्जांपल यहीं सुन लो। इस पेन को बनाने के लिए मुझे एक मशीन लानी पड़ी और उस मशीन में डला ऑयल, बिना ऑयल डले वो मशीन चल नहीं रही थी, है ना। तो वो भी एक तरह का मटेरियल है जो इस पेन को बनाने में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो ऐसा मटेरियल जो इसको बनाने में तो यूज हुआ है, लेकिन वो आप इसके अंदर नहीं देख सकते कि ऑयल कहाँ लगा हुआ है, नहीं देख सकते। तो ऐसा मटेरियल जो आप इसके अंदर नहीं ट्रेस कर सकते, उस मटेरियल को बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। और जो सामान आपको इसके अंदर दिख रहा है कि ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, मटेरियल्स दैट आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। इसकी प्रोडक्शन में जो आपको साफ साफ दिख गया उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। दीज आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि इस तरह के रॉ मटेरियल हैं जो फाइनल प्रोडक्ट में आपको दिख ही जाएंगे। तो ये प्लास्टिक ऐसा रॉ मटेरियल है जो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद भी आपको दिख रहा है। तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं वुड, अगर इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, जब आप फर्नीचर बनाते हो तो फर्नीचर बनाने के बाद उसमें वुड दिखती है, तो वुड क्या हो गया, फर्नीचर वाली कंपनी का डायरेक्ट मटेरियल हो गया। एक और एग्जांपल, स्टील इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आप गाड़ियां वगैरह देखते हो इसके अंदर स्टील वगैरह होता है, दिख जाता है आपको सामने सामने, तो उसको भी क्या बोलेंगे, स्टील को ऑटोमोबाइल कंपनी का डायरेक्ट मटेरियल। देन प्लास्टिक इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग, जब आप टॉयज देखते हो तो उसके अंदर आपको प्लास्टिक दिख जाता है, तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक जो है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। एंड फ्लोर इन बेकरी प्रोडक्ट्स, ये जो ब्रेड वगैरह होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अंदर आपको फ्लोर यानी कि आटा दिख जाता है, तो आटा इनके लिए क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ग्लास इन बोतल मैन्युफैक्चरिंग, जो बॉटल्स होती हैं ग्लास की, उसके अंदर आप ग्लास देख सकते हो, तो ग्लास उनके लिए भी क्या हो गया, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो इस पेन को बनाने के लिए फिर से मैं बात कर रहा हूं, कुछ लेबर मैंने रखी थी, उस लेबर ने पर्टिकुलरली क्या काम किया, फैक्ट्री में आकर सिर्फ और सिर्फ इस पेन को बनाने का काम किया, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ऐसी लेबर जो मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रखी थी, दैट इज माय डायरेक्ट लेबर। ओके, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो फैक्ट्री में तो थे लेकिन इस पेन को नहीं बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड,
सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, वो फैक्ट्री तो आता है, कोई फालतू स्टॉक ना ले जाए, कोई फिनिश गुड्स घर पे ना ले जाए, इस काम को देख रहा होता है, या कोई ऐसे अनऑथोराइज एंटर ना कर जाए। तो वैसे तो इन काम को देख रहा है, इस पेन को बनाने में उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसी लेबर, आप बताओ सिक्योरिटी गार्ड को ज़्यादा पेमेंट की होगी मैंने, या इस पेन को जो बना रहे थे लोग उनको ज़्यादा पेमेंट की होगी? ऑब्वियसली जो इस पेन को बना रहे थे उनको ज़्यादा पेमेंट की होगी मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस पेन को बनाने वाले लोग वो होंगी मेरी डायरेक्ट लेबर जो इस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड थे, और जो इस पेन को नहीं बना रहे थे लेकिन फैक्ट्री में थे उसको हम इनडायरेक्ट लेबर बोल देंगे। तो एक बार डायरेक्ट लेबर देख लेते हैं क्या है। वेजेस एंड बेनिफिट्स पेड टू एम्प्लॉयज who are directly involved in manufacturing process या प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वो लोग जो इसकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वो आते ही इसी के लिए थे सिर्फ, ठीक है। तो ऐसी वेजेस जो मैंने पे करी वो क्या हो गई, डायरेक्ट वेजेस। फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, जो गाड़ियों की जो टेक्नीशियन वगैरह का काम होता है वो तो उसके लिए ही आते हैं, डेडिकेटेड होते हैं इन काम के लिए, तो वो डायरेक्ट लेबर हो गई। टेलर्स इन क्लोथिंग फैक्ट्री, क्लोथ फैक्ट्री अगर मेरी है जहाँ मैं शर्ट्स बनाता हूँ, पैंट बनाता हूँ, वहाँ पर जो ये टेलर हैं वो टेलर यही काम तो करने आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारे लिए डायरेक्ट लेबर होंगे। शेफ एंड कुक्स इन द रेस्टोरेंट में जो भी शेफ्स होते हैं या कुक होते हैं वो पर्टिकुलरली इसी काम के लिए आते हैं कि फूड बना सके, है ना, फूड कुक कर सके। तो इसलिए ये भी क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्ट लेबर। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑन ए बिल्डिंग साइट, अगर आप बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं मिस्त्री वगैरह, तो ये भी क्या है, वहाँ पर डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, जो आप पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते थे, वेजेस और ये सब, है ना। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं लेकिन मटेरियल और लेबर को छोड़ के, वेजेस तो इसमें आ गई डायरेक्ट लेबर में, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं अभी हम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये जिस आइटम, इस पेन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो इसको एसोसिएट हो सकते हैं, तो वो डायरेक्ट हैं। इस पेन खर्चा तो हुआ है लेकिन वो इस पेन के ऊपर नहीं है, जैसे अब लाइट का खर्चा है तो इस पर्टिकुलर पेन पे नहीं है, वो और चीज़ों के ऊपर भी है, तो वो इसका डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा खर्चा किया है, जो ऑयल मैंने डाला था, ठीक है, या और भी चीज़ें जो इस पर्टिकुलर पेन से रिलेटेड हैं, वो क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल लोडिंग चार्जेस, इस पेन का जो मैंने बना दिया तो मैंने इसको लोड करने का खर्चा किया, ठीक है ना, बेचने के लिए। या अनलोडिंग चार्जेस, या इसको मैंने उतरवाया कहीं से, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, टोल चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, जो इस पेन को आप क्या कह सकते हो, इस पेन को ट्रेसेबल होते हैं, ऐसे छोटे मोटे खर्चे, वो इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। अब इसके और भी नाम हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्या क्या नाम हो सकते हैं, इसको हम इनवर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, और चार्जेबल, सबसे ज़्यादा वर्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस यूज़ होगा किसके लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। और परचेज एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं किसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, नाम बहुत सारे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको मेन याद रखना होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो रखना ही होगा, चार्जेबल एक्सपेंसेस और करना होगा। तो ये सारी थी मेरी प्राइम कॉस्ट। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और बात करते हैं ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स में मैंने आपको क्या बताया था, जो भी इनडायरेक्ट नेचर की हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। अब पहले मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल की। मटेरियल जो इस पेन के अंदर दिख रहा है वो तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन इस पेन को बनाने के लिए जो मैंने मशीन खरीदी है, उस मशीन में जो ऑयल डला है, वो मटेरियल इस पेन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो इसके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो डेफिनेशन देख लो, बहुत सिंपल है। इनडायरेक्ट मटेरियल्स refers to the material or supplies that are used in the production process, जो प्रोडक्शन में तो यूज हुए हैं but are not directly traceable to the specific product, लेकिन वो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ट्रेसेबल नहीं है। और दीज मटेरियल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स, और ये वो जो मटेरियल है, ऑयल वगैरह जो मशीन में डाला था, वो इस फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन प्लास्टिक यहाँ पे दिख सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वही एग्जांपल है लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, टूल्स जो भी मैंने यूज़ किए, प्लास, पेचकस, पाना, ये सब जो भी यूज़ करता हूँ मैं,
पेपर, पेन, प्रिंटर, इंक, स्टेपल्स भी होते हैं, उसको भी ले लिया। ग्लव्स, गोगल्स, हेलमेट्स, वो जो पहनते हैं मेट्रो वगैरह वाले, है ना, वो भी मटेरियल तो यूज़ हो रहा है, लेकिन वो मेट्रो के अंदर यूज़ दिखता नहीं है आपको, अपने फिनिश प्रोडक्ट में नहीं दिखता। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, टेप एंड कुशनिंग मटेरियल्स, ये सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हैं जो यूज़ तो हुए हैं, लेकिन आपके फाइनल प्रोडक्ट में इसको आप नहीं देख सकते। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, इसका भी एक एग्जांपल दिया था। जो इस प्रोडक्ट को बना रही है लेबर, वो तो डायरेक्ट लेबर थी, जो इस प्रोडक्ट को नहीं बना रही लेकिन फैक्ट्री में आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था गार्ड, फैक्ट्री का गार्ड, वो आ तो रहा है फैक्ट्री में, बट वो इस प्रोडक्ट के लिए नहीं आ रहा, वो तो जितने भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहे हैं उन सबके लिए आया हुआ है, तो इसलिए वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट वेजेस रेफर टू द कॉम्पेंसेशन पेड टू द एम्प्लॉइज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो वो कौन हो गए, वो हो गए मेरे दोस्त इनडायरेक्ट लेबर। बट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑपरेशन, लेकिन वो पूरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा दे रहा है। अगला सुबह आ जाता है ड्यूटी पे, किसी को फालतू की कोई बेईमानी नहीं करने देता, किसी को चोरी नहीं करने दे रहा, ठीक है, तो इसलिए काम तो वो पूरा कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए नहीं है वो, तो ऐसी लेबर को बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। तो इसका एग्जांपल है सैलरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एचआर को सैलरी मिल रही है, एचआर कोई वहाँ पर काम नहीं कर रहा, लेकिन वो रिक्रूटमेंट तो करता है लोगों की, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रोडक्शन करने वालों का रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन हो गया, हमारा इनडायरेक्ट लेबर हो गया। फाइनेंस में काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, ये सब हो गए, क्योंकि वे गुड्स थोड़ी बनाते हैं। वेजेस पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल्समैन आपने रखा हुआ है उसको कमीशन दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, वो गुड्स नहीं बना रहा, उनको बेचने का काम कर रहा है, बना नहीं रहा, प्रोडक्शन में आना चाहिए बंदा, प्रोडक्शन में, ठीक है। देन एम्प्लॉयज हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज जो एम्प्लॉयज दे रहे होते हैं, जैसे पेन तो मैं खरीद लाया था लेकिन बाद में मिल रहा है इसमें तो दिक्कत है, और फिर मैं वहाँ जाके सुनाने लगा, है ना, तुम्हें पता है कैसे सुना के आते हैं। अब वो जो मेरी बातों को सुन रहा था ध्यान से, उसने गुड्स नहीं बनाए थे लेकिन उसको डिफेक्ट्स के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है, तो वो भी क्या हो गए, इनडायरेक्ट लेबर हो गई। लास्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो भी अदर एक्सपेंसेस हुए हैं मटेरियल और लेबर से, जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है बट हुए इसके लिए हैं, तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट दैट आर, कहाँ चले गए, costs that are not directly associated with the production of goods or services but are essential for the overall operation, लेकिन वो जरूरी तो थे, जैसे कि रेंट दिया मैंने किसका, ऑफिस का, फैक्ट्री का दिया होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया किसका, ऑफिस का, ट्रांसपोर्टेशन दी फिनिश्ड गुड्स की, ये सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। चलो अब हम आ गए अपने मेन चीज टॉपिक पे, जो कि है परफॉर्मा कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट आपने बनानी है तो आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो नीचे ऐड हो रहा है उसको आप ऊपर ऐड कर दोगे, या ऊपर जो ऐड हो रहा है उसको नीचे कहीं ऐड कर दोगे, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर जिस सीक्वेंस में कॉस्ट शीट है वही सीक्वेंस आपको मेंटेन करके चलना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ के क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। यहाँ तक तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। डायरेक्ट नेचर के जितने भी हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जब आप ऐड कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट आ जाती है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ के बाद। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कौन से वाले लेने हैं वो यहाँ पर अब बताऊंगा मैं आपको। डायरेक्ट मटेरियल लेने हैं जो कंज्यूम हुए हैं या फिर जो यूज्ड हुए हैं। इसकी कैलकुलेशन हमने एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, वहाँ पर की हुई है। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा लेना है, या तो वो कंज्यूम हो गया हो या फिर वो यूज़ हो गया हो। यानी कि अगर आपने प्रोडक्शन करी है, डायरेक्ट मटेरियल तो आप लाए थे मान लो 1 लाख रुपए का, लेकिन उसमें से यूज़ हुआ है सिर्फ 60,000, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में आप सिर्फ 60,000 ऐड करोगे ना। जो आप परचेज करके लाए थे पूरा का पूरा, वो तो अभी इसमें यूज नहीं हुआ, तो उसको आप क्यों इसमें ऐड करोगे, सिंपल सी बात है। फिर से देखो, इस पेन को बनाने के लिए मैं 1 लाख रुपए का प्लास्टिक लेके आया हूं, और मैंने उन 1 लाख पेनों से
उस 1 लाख रुपए के प्लास्टिक को पूरे को यूज नहीं किया इस साल, मैंने सिर्फ उसमें से 60,000 का मटेरियल यूज किया है इस साल पेन बनाने के लिए। तो इस साल जो पेन बने हैं उनकी कॉस्ट में सिर्फ मैं 60,000 का प्लास्टिक ऐड करूंगा या पूरा 1 लाख रुपए का ऐड कर दूंगा? सिर्फ जो 60,000 यूज हुआ है वही। तो वही मैं यहां पर कहना चाहता हूं आपको, डायरेक्ट मटेरियल आपको कौन सा लेना है? जो भी कंज्यूम हुआ है, जो इस साल कंज्यूम हुआ है वही तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जो कंज्यूम ही नहीं हुआ उसको कैसे आप कॉस्ट का पार्ट बना सकते हो? सिंपल। तो डायरेक्ट मटेरियल आपने लेना है जो कंज्यूम हुआ है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे 2 मिनट में देखते हैं। उसके बाद आपने डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर जो भी पेमेंट करी उन लेबर्स को जो इस पेन को बना रहे थे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने, जब आप इन तीनों को ऐड कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? प्राइम कॉस्ट आ जाता है। 2 कॉलम बन गया, फिलहाल आप इस कॉलम को इग्नोर करो। तो इनको ऐड करके आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट में मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड निकालना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं एक बार। उससे पहले देखते हैं हमारे पास इन्वेंट्री कितने तरह की होती है। उससे पहले हम देखेंगे हमारे पास इन्वेंट्री कितने तरह की। स्टॉक, अभी तक हम तो स्टॉक है भाई, हमारे पास स्टॉक पड़ा है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यही 2 ही चीज़ें आती थी हमें। अब इनमें भी अलग अलग तरह के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं मेरे पास। तो देखते हैं कौन सा ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल की, यानी कि अगर मैं ये पेन बनाने का काम करता हूँ तो इस पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक लेकर आया था मैं, वो मेरे लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। क्लियर है? ऐसे ही जब मैं उस प्लास्टिक से ये पेन बना चुका हूँ, अब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पेन मिल रहा है, ये क्या होता है? फिनिश गुड्स होता है। तो जैसे रॉ मटेरियल था वैसे ही फिनिश गुड्स भी होते हैं। अब कुछ इन दोनों के मिडल में आ जाती है एक चीज, क्या आ जाती है? वो होती है वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि मैं प्लास्टिक लाया था, प्लास्टिक को मैंने मशीन में डाल दिया, अब वो प्लास्टिक पूरी तरह से पेन नहीं बन पाया और ना ही वो प्लास्टिक पूरी तरह से रॉ मटेरियल है, यानी कि वो इन बिटवीन आ गया। तो ऐसी इन्वेंट्री जो पूरी तरह से रॉ मटेरियल भी नहीं बचा, पूरी तरह से फाइनल गुड भी नहीं बन पाया, ऐसे इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया और फिनिश गुड्स हो गया। ये 3 तरह की इन्वेंट्री आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। रॉ मटेरियल्स आर द बेसिक मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है। तो गुड्स बनाने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, पेन बनाना है तो प्लास्टिक तो बेसिक चीज है। दीज मटेरियल्स आर टिपिकली ट्रांसफॉर्म्ड और प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि उस प्लास्टिक को मैं प्रोसेस करता हूं और टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट्स, और उस प्लास्टिक से क्या मिल जाता है मुझे? फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि ये पेन मिल जाता है। ठीक है यहां तक। फिर एक बार लास्ट में देख लेते हैं फिनिश गुड्स क्या होते हैं, फिर भी इसको देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स क्या होते हैं? फिनिश गुड्स आर द प्रोडक्ट्स दैट हैव कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि इस पेन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड आर रेडी टू बी सोल्ड और डिलीवर टू द कस्टमर। अब इसको आप यूज कर सकते हो, कस्टमर को बेच सकते हो। ठीक है। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस रेफर्स टू गुड्स दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है बट आर नॉट येट कंप्लीटेड, पर अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुए, यानी कि अब वो रॉ मटेरियल यानी कि प्लास्टिक भी नहीं रह गए और अभी वो पेन भी नहीं बने। तो इन बिटवीन जो इन्वेंट्री होती है हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। These goods have undergone some level of processing or transformation but are still undergoing production activities. तो इस पे कुछ प्रोसेसिंग हो चुकी है बट अभी भी कुछ होनी बाकी है, तो इसको बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। तो यानी कि मेरे पास स्टॉक जो होता है वो 3 तरह का होता है और इन तीनों तरह के स्टॉक का मेरे पास ओपनिंग भी हो सकता है, इन तीनों तरह के स्टॉक का क्लोजिंग भी हो सकता है। यानी कि ओपनिंग रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल कह लो या डायरेक्ट मटेरियल कह लो, क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अलग अलग लेवल पर कॉस्ट शीट में मुझे ये तीनों चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि मुझे करनी है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ठीक है यहां तक। तो मुझे निकालना है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। हाँ जी। तो ये इसका फॉर्मेट है, हम साथ साथ इसके एग्जाम्पल से करते जाएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है? कितने डायरेक्ट मटेरियल मेरे यूज हो गए। तो सबसे पहले देखो, कुछ मटेरियल मेरा पिछले साल का पड़ा होगा,
वो भी तो इस साल यूज़ करूँगा ना। कुछ प्लास्टिक या रॉ मटेरियल मेरा पिछले साल का पड़ा होगा, तो मैं मान लेता हूँ पिछले साल का रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है 500 रुपये का, ठीक है। और फिर मैंने इस साल भी कुछ मटेरियल परचेज किया होगा, मैं मान लेता हूँ इस साल मैंने परचेज किया है 2000 रुपीज़ का, ठीक है। और परचेज करने पे जो खर्चा आता है मटेरियल को, वो भी मैं क्या करता हूँ मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड कर देता हूँ। यानी कि अगर मैंने परचेज करने में कोई खर्चा किया था, रिक्शे का किराया दिया या कुछ भी, तो मैंने उस 50 रुपये मैंने मान लिया, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब टोटल मेरे पास कितने का मटेरियल हो गया आप बता सकते हो? 2550 का मटेरियल मेरे पास हो गया, ठीक है। अब क्या सारा मटेरियल इस साल यूज़ होना है या कुछ बच भी सकता है? कुछ बच भी सकता है। तो मैंने मान लिया कि मैंने इसमें से 1450 रुपये का मटेरियल सेव कर लिया। मतलब सेव क्यों कर लिया? क्योंकि इस साल प्रोडक्शन ही इतना होना था। तो 1450 रुपये का मटेरियल या 1450 रुपीज़ का मटेरियल मेरा अनयूज्ड रहा। तो इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा होगा आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप यहाँ से माइनस कर दोगे। और कुछ मटेरियल ऐसा था जो आप यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो डिफेक्टिव में मटेरियल आया था ना, कुछ प्लास्टिक डिफेक्टिव आ गया था। अब ना वो वापस हो सकता था, ना ही मैं उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर सकता था। तो मैंने क्या किया, उसको 100 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो स्क्रैप में मैंने उसको बेच दिया 100 रुपीज़ में। तो प्रोडक्शन में तो यूज़ नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने उसको सेल कर दिया। अब जो आएगा इसमें से 2550 में से ये दोनों माइनस करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास क्या, रॉ मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल में जो यूज़ हुआ। तो ये 1550 यहाँ से माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ का मटेरियल आपने यूज़ कर लिया। क्लियर है? तो ये वाला जो फिगर आई है आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड, ये आपको कॉस्ट शीट में लिखनी होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको कैलकुलेशन करनी है रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कितना हुआ। यूज़ करने के लिए आप देखोगे पिछले साल का कितना बड़ा था, यानी कि पिछले साल का इस साल के लिए क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। पिछले साल का जो बचा हुआ रह गया क्लोजिंग स्टॉक, वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। तो पहले आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक में कितना पड़ा है मटेरियल, फिर आपने कितने का परचेज किया। फिर परचेज करने में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, रिक्शा का किराया, अनलोडिंग चार्जेस, है ना, ये सारे खर्चे भी आपने क्या किया, मटेरियल में ही ऐड कर लिए। क्योंकि आप जब कोई सामान खरीद के लाते हो, जैसे मैं एसी लेके आया मैं फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज़ का, और उस एसी को मैंने इंस्टॉल करवाया, उसको दे दिए मैंने 5,000 रुपये। तो जब मेरे पड़ोस वाले भाई साहब बोले कि भाई कितने का एसी लाए हो, तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैं 25,000 का लाया हूँ। मैंने उनको ये बोला कि मेरे को ये 30,000 का पड़ा है, ऐसे ही तो बोलता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैंने मटेरियल खरीदा है 2,000 का और उसको खरीदने में 50 रुपये एक्सपेंस कर दिए, तो क्या मैं उसको जोड़ूंगा? नहीं जोड़ूंगा ना। तो इसका मतलब टोटली मेरे पास मटेरियल कितने का हो गया, अब 2550 रुपीज़ का मटेरियल हो गया मेरे पास। क्लियर है? अब इस मटेरियल में से सारा मटेरियल इस साल यूज़ नहीं होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचा रह जाएगा। तो जब यूज़ ही नहीं हुआ तो उसको हटाओ यहाँ से, उसको माइनस करो। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ से माइनस कर दिया। और कुछ ऐसा मटेरियल था जो क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं है और उससे मैं प्रोडक्शन भी नहीं कर सका क्योंकि वो डिफेक्टिव था, तो ना वो रिटर्न हो रहा था। तो मैंने उसको सेल कर दिया। इसका मतलब यूज़ तो नहीं हुआ ना मेरे प्रोडक्शन में, तो सेल कर दिया 100 रुपीज़ में। तो वो 100 रुपीज़ भी यहाँ से माइनस करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेट इम्पैक्ट आएगा मेरे पास 1000 रुपीज़, दिस इज माई रॉ मटेरियल यूज्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर से चलते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, और हम कहाँ तक आ चुके थे? हम आ चुके थे कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर लो और हमें क्या मिल जाती है, प्राइम कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले आपको फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आपने यहाँ ऐड कर देने हैं। किसमें? प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट तो आपकी नॉर्मल कॉस्ट आ गई, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस पे कितना आपका खर्चा हुआ, ठीक है। मेन खर्चा यही है जो प्राइम कॉस्ट है, लेकिन छोटे छोटे और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। अब उसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड, कुछ ऑफिस से रिलेटेड और कुछ सेल से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले मैं कौन से ऐड करूंगा यहाँ पर? फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड एक ही बात होती है, यानी कि कभी आपको वर्क्स ओवरहेड बोल देगा, कभी आपको फैक्ट्री ओवरहेड बोल देगा, ये सेम चीज़ होती है। तो आपने यहाँ जो प्राइम कॉस्ट आपको मिली थी उसके अंदर आपने फैक्ट्री रिलेटेड जो खर्चे हैं उस प्रोडक्ट के वो ऐड करने हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से हैं? उसके लिए आपके पास ये लिस्ट है,
इस लिस्ट में सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया दे देंगी कि क्या क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो जो भी इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट लेबर जो भी है, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं वो सब क्या हैं, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। सुपरवाइजर की सैलरी, फॉरमैन की सैलरी, पावर और हीटिंग का खर्चा, सैलरी टू स्टोर कीपर, स्टोर एक्सपेंसेस, स्टोर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, हॉलेज मतलब कैजुअल वेजेस जो आप दिहाड़ी पे रखते हो लोग, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ नुकसान वगैरह हुआ तो ऐसे खर्चे, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री मतलब जिस वर्ड के साथ फैक्ट्री लग गया ना, जिस एक्सपेंस के साथ, वो तो आपने लेना ही है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो तो आपने लेने ही लेने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में। बाकी लूज टूल्स आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ये लूज टूल्स कहाँ यूज़ होते हैं, फैक्ट्री में यूज़ होते हैं। रिपेयर्स अगर फैक्ट्री की किसी चीज़ की हुई है तो फैक्ट्री का एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन अगर प्लांट एंड मशीनरी की है तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है, फैक्ट्री में होती है, तो उसकी रिपेयर ले लेंगे। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर कहाँ होता है, वो चेक करता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी क्वालिटी कैसी है, वो भी फैक्ट्री में ही चेक करेगा, ठीक है। स्टोर कीपर, मटेरियल का स्टोर कीपर जो होता है कि भाई कोई मटेरियल फालतू ना निकाल ले। या पावर एंड हीटिंग, देखो लाइट तो नॉर्मल ऑफिस में यूज होती है, लेकिन फैक्ट्री में क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं तो वहाँ क्या यूज होती है, पावर यूज होती है। तो ये सारे आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स याद रखने हैं। फिर हम आते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। सबसे पहले मैंने निकाला प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिया। क्लियर। अब जो फिगर मेरे पास आई है दैट इज माय ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अभी भी ये नेट नहीं है, अभी भी ये ग्रॉस है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको इन्वेंट्री बताई कितने तरह की, 3 तरह की, है ना। ये वाली इसकी बात कर रहा हूं मैं, वर्क इन प्रोग्रेस की। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, कुछ काम इस पे इस साल हो जाता है लेकिन पूरा काम इस पे इस साल नहीं हुआ होता। ये बात मानते हो। तो इसलिए क्या करते हैं, जो पिछले साल की क्लोजिंग में हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री थी उस पे कॉस्ट इनकर किस साल की जाएगी, इस साल। उसको फिनिश प्रोडक्ट कब बनाया जाएगा, इस साल। तो इसलिए उसकी जो कॉस्ट है हम यहां पर ऐड कर देंगे। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो इस साल के शुरू में अधूरा था उसको कंप्लीट कब किया जाएगा, इस साल पूरा किया जाएगा। इसलिए उसको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम यहां पर ऐड कर देंगे। और जो इस साल के एंड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसको कंप्लीट कब किया जाएगा, अगले साल किया जाएगा। तो उसकी जो कॉस्ट होगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जो कॉस्ट होगी, उसको यहां से माइनस कर दिया जाएगा। फिर से बता देता हूं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो आपको साल के शुरू में जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस था उसमें थोड़ी सी कॉस्ट पिछले साल हो गई थी, लेकिन पूरी कॉस्ट उस पर कब होगी, इनकर इस साल होगी। तो इसलिए उसको इस साल की कॉस्ट में ऐड कर देना। और जो इस साल के एंड में, जिस साल की हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, इस साल के एंड में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उस पर खर्चा पूरा कब होगा, अगले साल होगा। तो उसको इस साल की कॉस्ट में से माइनस कर देना। ठीक है। यहां तक जैसे ही आप ये काम करोगे, जो आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट थी अब वो क्या बन चुकी होगी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन चुकी होगी। अब यहां पर आपने क्या करना है, अब यहां पर आपने ऑफिस के जो खर्चे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, उसको ऐड करना है। अब आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करना है। तो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स के एग्जाम्पल थे, ऐसे ही आपको ये ऑफिस के ओवरहेड्स के एग्जाम्पल भी देखने हैं। तो मैं फिर बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं एग्जाम्पल में से कुछ आएगा, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। बट अगर आपको ये ध्यान से पता चल गया कि ये क्यों ऑफिस ओवरहेड है, ये क्यों फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फिर आप आराम से उनको पहचान लोगे। तो देखते हैं ये इसके अंदर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एग्जाम्पल्स हैं। स्टाफ सैलरी एंड रेम्यूनरेशन। सैलरी कहाँ मिलती है, सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को मिलती है, इसका मतलब ये ऑफिस का खर्चा है। डायरेक्टर फी, क्या डायरेक्टर फैक्ट्रीज में घूमते हैं, नहीं, ये तो ऑफिस में बैठते हैं। लीगल एक्सपेंसेस, कोई केस हो गया, ऑडिटर को पैसे देने हैं, ठीक है, सॉलिसिटर्स को पैसे देने हैं, वकील वगैरह को, तो ये भी क्या होते हैं, फैक्ट्री का काम नहीं है, ये भी कौन देता है, ऑफिस में मिलते हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ऑफिस में होता है। गैस, वाटर, टेलीफोन, मोबाइल चार्जेस मोस्टली कहाँ यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है। नाम ही बोल देगा ऑफिस का रेंट, तो फिर तो आप तो सोचना ही नहीं, ऑफिस का रेंट चला गया। डेप्रिसिएशन अगर बोल देगा ऑफिस की बिल्डिंग पे, तो माइंड में आना चाहिए बिल्डिंग ऑफिस की है, तो ये आपको ऑफिस के खर्चों में लेके जाना है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस कुछ पता नहीं चलता इनका, तो इसको ऑफिस में डाल दो। बैंक चार्जेस ऑफिस में डाल दो।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में डाल दो, ठीक है। ये सारे काम कहाँ होते हैं? ऑफिस में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे ही मैंने नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक आ गया था, इसके अंदर मैंने ऑफिस रिलेटेड खर्चे ऐड कर दिए। अब मेरे पास जो फिगर आ गई दैट इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इस पेन को जो बनाने का खर्चा है वो टोटल मेरे पास आ चुका है। इस पेन को सिर्फ और सिर्फ बनाने का खर्चा वो मेरे पास आ चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान रखना इसका, आगे भी बात करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? अब देखो फिनिश गुड्स की बात करते हैं। फिनिश गुड्स क्या होता है? फिनिश गुड्स जिनके ऊपर काम पूरा हो चुका है, पूरी तरह से फाइनल हो चुके हैं, बस उनको बेचने लेके जाना है। अब कुछ पिछले साल हमारे बिक नहीं पाए थे, कुछ गुड्स, फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ, कुछ फिनिश गुड्स पिछले साल सेल नहीं हो पाए थे, उनका खर्चा हमने उस साल की कॉस्ट में नहीं लिया होगा। यानी कि उन फिनिश गुड्स की कॉस्ट मैंने लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट में नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट तो पिछले साल इनकर हो गई थी, लेकिन वो सेल नहीं हो पाए, तो इसलिए उनकी कॉस्ट मैंने वहां से हटा दी। अब क्योंकि वो इस साल मैंने सेल करे हैं, तो उसकी कॉस्ट भी क्या करेंगे? इस साल ऐड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि वो फिनिश गुड्स जो पिछले साल के क्लोजिंग थे, उस साल की कॉस्ट में से उनको हटा दिया था क्योंकि वो सेल नहीं हो पाए थे, इस साल की कॉस्ट में उनको ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होगा क्वेश्चन में, 500 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, इस तरह से आपको दिया होगा। लेकिन यहां पर आपको यूनिट्स थोड़ी लिखने हैं, यहां पर तो आपको रुपीज में वैल्यू लिखनी है, तो उनकी मुझे पर यूनिट कॉस्ट पता होनी चाहिए कितनी है, ताकि मैं मल्टीप्लाई करूं और बता दूं ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है। समझ आ गई बात? तो यहां पर मुझे क्या करना है, अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स पता है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं 5000 यूनिट्स पता है, तो मुझे क्या करना है, एक यूनिट की कॉस्ट अगर मुझे पता चल गई फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 50,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे क्या लिखना है, देखो रुपीज में लिखना है। तो मैं इजीली कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की भी। अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों किया गया है यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? क्योंकि देखो इस साल के एंड में अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी कॉस्ट मैं इस साल की कॉस्ट शीट में नहीं ले सकता, क्योंकि वो सेल ही नहीं हो पाए। वो सेल होंगे अगले साल, तो अगले साल की जो कॉस्ट शीट है वहां पर उनका कॉस्ट को ऐड कर दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बनानी है, निकालनी है। कैसे? अगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स पता है कितनी है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारे पास आ जाएगा दोनों की कॉस्ट। अब ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं जरा इसको देखते हैं ध्यान से। छोटा सा फॉर्मूला इसका, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने अभी ध्यान से आपको देखने के लिए कहा था कि मैंने कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई, अभी कॉस्ट शीट में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है उसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाई है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया मेरा 1 लाख रुपए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 1 लाख रुपए, और मैंने बनाई है इस साल 5000 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहां से आई थिंक 20 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। यहां से आपको 20 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पता है। लेकिन क्या हो अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड नहीं पता हो, तो आप क्या करोगे? तो फिर मैं बताता हूं आपको क्या करना है। फिर आपको ये वाला फॉर्मेट से निकालना है। हालांकि यहां मैं क्या सिखा रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड सिखा रहा हूं, लेकिन क्या करते हैं हम, एक दो वैल्यूज नहीं पता होंगी तो वो हम वैसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मेरे को पता है कि साल के शुरू में मेरे पास 500 ओपनिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स की यूनिट थी, ठीक है, और अगर मुझे ये नहीं पता कि मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा मेरे पास, 500 प्लस x हो जाएगा। और अगर मुझे पता है कि क्लोजिंग स्टॉक में 200 अभी भी बची हुई हैं, इसका मतलब टोटल मेरे पास ये स्टॉक हो चुका था, 500 पहले की पड़ी थी, x मैंने प्रोड्यूस करी, तो ये टोटल हो गई। इसमें से 200 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, सेल की यूनिट्स आ जाएंगी। अब मान लो उसने मुझे दे रखा है सेल की यूनिट्स हैं 1200, मान लो उसने दे रखा है सेल की यूनिट्स है 1200, तो हम क्या करेंगे 500 प्लस x, ये टोटल यूनिट्स हो गई थी मेरे पास, इसमें से 200 माइनस कर दो, तो इसका मतलब बाकी कहाँ गई, सेल हो गई, बाकी यूनिट्स सेल हो गई। तो यहां से कितना आ रहा है, x की वैल्यू
1200, ये 500 में से 200 माइनस करेंगे, 300 जो यहाँ पे आके नेगेटिव, इसका मतलब 900 यूनिट्स मैंने इस साल प्रोडक्शन करा है, इस साल 900 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। चेक कर लो चाहे तो आप, 500 पहले की थी, 900 मैंने अभी निकाला प्रोडक्शन करा, कुल मिला के मेरे पास हो गई 1400, और अभी मैंने बोला कि 200 मेरी ये थी क्लोजिंग स्टॉक में थी, इसका मतलब सेल यूनिट्स कितनी होंगी 1200। तो आपको कोई भी एक दे रखा नहीं है तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोडक्शन और सेल्स, इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज हैं तो आप इजीली 4th वन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो आते हैं हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बहुत आगे निकल गए हैं, एक बार सारा रिवाइज करते हैं। देखो कॉस्ट शीट में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले सारी इनको डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर लो, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल की हो, चाहे डायरेक्ट लेबर की हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनको आप ऐड कर लो, आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आप इसमें ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर आपको मिल जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आपने क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और ऐड कर देना है, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग माइनस कर देना है। इसका रीज़न क्या है कि भाई पिछले साल का जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो इस साल के ओपनिंग में होगा, उस पर खर्चा इस साल किया जाएगा पूरी तरह से, तो इसलिए उसको इस साल की कॉस्ट शीट में ऐड किया जाएगा। और इस साल के एंड में जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा उस पर पूरा खर्चा अगले साल किया जाएगा, फाइनल उसको अगले साल किया जाएगा, तो उसको अगले साल में लिखना है तो इस साल वाली में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद मुझे मिल जाती है नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाती है। फिर मैंने ऑफिस रिलेटेड खर्चे यहाँ पर ऐड करने हैं, और उसके बाद मुझे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिट कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही यूज़ करना है। तो फिर मैंने कहा कि अब ये तो मैंने इस साल गुड्स प्रोड्यूस किया है, कुछ मेरे पास पिछले साल का पड़ा होगा, कुछ इस साल जो है सेल नहीं हो पाएगा, तो जो पिछले साल का पड़ा होगा उसको इस साल सेल करूंगा, तो उसकी कॉस्ट को भी इस साल की कॉस्ट में ऐड करूंगा, और जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल सेल होगा, तो उसको इस साल की कॉस्ट में से एक्सक्लूड कर दूंगा। अब मैंने आपको बताया कि भाई अगर मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स दे दी उसने, मुझे तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी ताकि मैं उसकी कॉस्ट यहाँ पर ऐड और माइनस कर सकूँ। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया। वो क्या बताया, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया, डिवाइड कर दो कितनी यूनिट्स बनाई हैं, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक की फिनिश गुड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। इस 20 को अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को प्रोडक्शन नहीं पता कितनी हुई है या सेल नहीं पता कितनी हुई है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ओपनिंग स्टॉक कितना था उसमें ऐड कर दो प्रोडक्शन कितना है, अब आपके पास टोटल हो गई इतनी यूनिट्स। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 500 यूनिट्स पहले की पड़ी थी, 900 मैंने बना ली, टोटल मेरे पास कितनी हो गई 1400 हो गई। इसमें से वो माइनस कर दो जो इस साल सेल नहीं हो पाई, तो 200 मैंने यहाँ से माइनस कर दी, इसका मतलब 200 अगर नहीं सेल हो पाई तो बाकी 1200 सेल हो गई। तो इस फॉर्मूले में आपको 4 चीज़ें हैं, ओपनिंग स्टॉक, यूनिट्स प्रोड्यूस, क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट सोल्ड। 4 में से अगर कोई भी 3 गिवन है तो आप इजीली 4th वन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ तक की हो गई। अब आगे चलते हैं। चलो, अब हमारे पास ये ऐड और माइनस करने के बाद आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ गया सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अभी भी गुड्स बिका नहीं है लेकिन जो बेचना है उसकी कॉस्ट आ गई, तो बेचने जाओगे तब भी तो थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और आपको क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी। बस इसके बाद कोई और खर्चा नहीं ऐड करना आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि मैंने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करने हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते कौन से हैं, तो देखो सेल से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। जैसे आउटवर्ड एक्सपेंसेस, गुड्स लेकर आता हूँ तो इनवर्ड होता है, लेकर कब आता हूँ, जो फैक्ट्री के अंदर गुड्स मेरे को बनाने होते हैं, है ना, तब मैं इनवर्ड का खर्चा करता हूँ। लेकिन आउटवर्ड का खर्चा कब करता हूँ, जब मैं गुड्स बनने के बाद बेचने लेकर जा रहा होता हूँ, तभी तो आउटवर्ड खर्चा करता हूँ। तो ये मेरे क्या हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गए। सेल्समैन को कमीशन देता हूँ, वो क्यों देता हूँ, ताकि गुड्स को सेल कर सके। एडवर्टीजमेंट क्यों करता हूँ, ताकि गुड्स सेल हो सकें।
डिस्काउंट क्यों देता हूँ कस्टमर को? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करें। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो क्लाइंट आते हैं उनको एंटरटेन वगैरह करना, चाय पानी करना उनका, ठीक है, तो ये भी सेल के लिए होता है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं सेल्स का एक्सपेंस हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल क्यों करता हूँ मैं? ताकि लोग मेरे गुड्स खरीदें। नेक्स्ट, बैड डेट्स क्यों होता है? क्योंकि मैं उधार में बेचता हूँ माल, और उधार में माल बेचता हूँ क्यों? ताकि मेरी सेल बढ़े। कई लोग होते हैं ना कैश में नहीं खरीदते, और उधार बेचो तो ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो इसलिए सेल्स बढ़ाने के लिए। मार्केट रिसर्च एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, वेयर हाउस कीपर सैलरी। वेयर हाउस में तो हम फिनिश गुड्स रखते हैं, स्टोर में हम रॉ मटेरियल रखते हैं, तो वेयर हाउस वाला जो आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा सेल्स में, क्योंकि वहाँ हम फिनिश गुड्स रखते हैं। स्टोर में हम क्या रखते हैं? मटीरियल, तो वो कहाँ आएगा? फैक्ट्री के खर्चों में। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन क्यों यूज़ की जाती है? ये गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो ये तो सेल्स का खर्चा आ गया, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन भी सेल्स हो गई। शॉर्टेज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का अगर स्टॉक कम है तो इधर उधर से लेना पड़ता है मुझे महंगे रेट पे, तो वो भी क्या हो गया? सेलिंग का ही एक्सपेंस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम। तो ये सारे ऐड करने के बाद मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मान लो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक का सारा खर्चा आ गया मेरे पास कुल मिला के 45,000, और मैंने सेल कर दिया इन गुड्स को 50,000 में। तो आप मुझे बताओ कि अगर 45,000 की कॉस्ट थी और मैंने 50,000 में सेल कर दिया, तो ये 5,000 क्या हो गया? सॉरी, एक जीरो फालतू हो गई, तो ये 5,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं अगर 45,000 रुपीज़ के गुड्स मैंने सेल कर दिए 37,000 में, तो अब आप बताओ ये जो 8,000 रुपीज़ हो जाएगा मेरे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सिंपल है, तो कॉस्ट शीट से आप प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक? अब मैंने यहाँ पर देखो कितने तरह के खर्चे लिए। प्राइम कॉस्ट ली, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिए, और उसके बाद मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस लिए, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको मेरे को कॉस्ट शीट में नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो खर्चे होते हैं फाइनेंशियल नेचर के। वो खर्चे होते हैं फाइनेंशियल नेचर के, तो आपको वो खर्चे अपनी फाइनेंस की बुक्स में, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लेने हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उनको नहीं लेना। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या है ऐसे खर्चे जो मुझे कॉस्ट शीट में बिल्कुल देखते ही काटा मार देना, ना इसको मुझे कहीं नहीं लिखना, ना फैक्ट्री में, ना ऑफिस में, ना ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो फॉलोइंग आर द आइटम्स नॉट टू बी टेकन इन कॉस्ट शीट। इसको कॉस्ट शीट में आपने लेना ही नहीं, बिकॉज दीज आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स को आपने कॉस्ट शीट में कहीं जगह नहीं दी, आपने भी देखा था पूरा फॉर्मेट, कहीं परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट नहीं आया। ऐसे ही इनको बेचने खरीदने में जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कोई एसेट मैंने पेन खरीदा 100 का, बेच दिया 80 का, तो 20 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन इसको कॉस्ट शीट में कहीं शो नहीं करूंगा। फाइनेंशियल अकाउंट में मैं प्रॉफिट एंड लॉस में इस चीज़ को डेबिट कर देता हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कर देता हूँ। ऐसे ही लॉस ऑफ एसेट्स, कोई एसेट चोरी हो गई, खो गई, उसको भी यहाँ पे नहीं दिखते। और शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, तो उनको मैंने उसके ऊपर जो मैंने डिस्काउंट दिया वो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेता हूँ, यहाँ पर नहीं लेना। अंडर राइटर्स को मैंने कमीशन दी, जैसे अगर मैंने कोई इशू करा, मैंने अपने शेयर इशू करे और अगर पब्लिक नहीं खरीदती उन शेयर्स को, तो मैंने क्या अपॉइंट किए होते हैं? अंडर राइटर्स अपॉइंट किए होते हैं, तो वो उसको परचेज करते हैं और उसके लिए वो उनसे कमीशन चार्ज करते हैं। तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा है, यहाँ नहीं है। कस्टमर को कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई लेन देन, इसका कोई एक्सपेंस को शो नहीं करना। लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, डिबेंचर इशू किया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, यहाँ पर शो नहीं करना क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर के हैं। टैक्स पे करा, डिविडेंड पे किया, यहाँ नहीं लिखना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं शो करने। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ नहीं शो करना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं, डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पर शो नहीं करना। तो ऐसे खर्चे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है माय लॉर्ड, उसको यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही 2 मिनट के अंदर 2 मिनट कम बोल दिया, 5 मिनट के अंदर हम पूरा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। तो ध्यान से बैठना, एकदम सीट पकड़ लो, सुरक्षा पेटी बांध लो। कॉस्ट शीट क्या था? देखो, पीरियोडिकल इंटरवल पे बनाई जाती है,
पीरियोडिकल इंटरवल पे बनाई जाती है और इट एक्यूमुलेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स थे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, डायरेक्ट लेबर थी, इनडायरेक्ट लेबर थी, डायरेक्ट एक्सपेंस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, अलग अलग जगह पर शो करते हैं, पर शो तो करते हैं ना, तो इसका मतलब ऐड तो सबको करना होगा। और इसके बाद आपको जो भी मार्जिन अर्न है, जो प्रॉफिट आपने किया, वो आपको कॉस्ट शीट निकाल के देती है, अभी आपने देखा था। और इसके अलावा आप प्राइस सेटअप करने में भी आपको हेल्प मिलती है, यानी कि अगर आपको ये नहीं पता कितने में बेचूं, तो आप कॉस्ट तो सारी निकाल ही लोगे, उसके बाद आप देख लो भाई कितना प्रॉफिट चाहिए, उसको जोड़ दो और इससे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। फिर ये अभी हमने देखा था कि टाइप ऑफ कॉस्ट कितनी होती है, 3 तरह की, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। सारे डायरेक्ट भी होते हैं और ये सारे इनडायरेक्ट भी होते हैं। तो डायरेक्ट की बात करी, मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ के क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनती है, मेन कॉस्ट बनती है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वो कॉस्ट, वो मटेरियल जो मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर क्या होती है, वो लेबर जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रही है, सिर्फ इस पेन को बनाने का, सिर्फ इस पेन को बनाने का काम कर रही है, वो इस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट लेबर हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो भी खर्चे हुए हैं डायरेक्टली इस पेन से रिलेटेड, अदर देन मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे इनडायरेक्ट पे। इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं इनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, मैंने बताया इस पेन को बनाने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल भी यूज़ हुआ है जो इसमें दिख नहीं रहा, लाइक जो मशीन इस पेन को बना रही थी, उस मशीन में मैंने ऑयल डाला, फ्यूल डाला, वो इसके अंदर ट्रेसेबल नहीं है, तो वो बनाने के लिए तो काम आया है लेकिन इसके अंदर शो नहीं हो रहा, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। वो लेबर जो फैक्ट्री में तो आई थी लेकिन वो इस पेन को नहीं बना रही थी, वो बाकी ऑपरेशंस को चेक कर रही थी, ठीक है। HR हो गया, फाइनेंस हो गया, डायरेक्टर हो गए, या फिर ये अपना गार्ड की बात करी थी मैंने, ये हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा तो हुआ है, वो डायरेक्टली इस पेन के लिए नहीं हुआ, टोटल पूरी फैक्ट्री के लिए हुआ, ठीक है। फिर हमने देखा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, सिर्फ यूज्ड और कोई नहीं, सिर्फ यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दो तो बड़ा खर्चा हो जाता है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे इसमें ऐड कर दो। फैक्ट्री के खर्चे ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या एक नज़र मार लें फैक्ट्री के खर्चों पर? बिल्कुल। तो एक बार देख लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, ध्यान रखना एक ही बात होती है। तो जो भी मशीन ऐसी है जो फैक्ट्री में काम आ रही है, फैक्ट्री का रेंट, पावर, सैलरी उनको दे रहे हैं स्टोर कीपर को, हालांकि नाम सैलरी है, सैलरी आते ही हमारे दिमाग में आता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं, स्टोर कीपर कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, तो उसकी सैलरी है ये, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल कौन चेक कर रहा होता है, फैक्ट्री में बैठ के, भाई गुड्स बनाए तो उसी समय चेक करेगा ना उसकी क्वालिटी, तो फैक्ट्री में बैठा है। रिपेयर किसकी, प्लांट की, मशीनरी की, ऑब्वियसली फैक्ट्री में होता है प्लांट एंड मशीनरी। फैक्ट्री की बिल्डिंग भी कहाँ होती है, ऑब्वियसली बिल्डिंग फैक्ट्री की है। तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स फैक्ट्री की चीज़ों पे इसमें आ जाएगा। हॉलेज मतलब जैसे मैंने कैजुअल वर्कर्स, कुछ दिन के लिए काम था तो मैंने ज़्यादा वर्कर्स बुला लिए, फिर काम खत्म हो गया, मैंने कहा चलो भैया टाटा बाय बाय, इस तरह से। फिर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं, सारे फैक्ट्री में होते हैं। और फैक्ट्री का रेंट, रेट्स, टैक्सेस, लूज टूल्स, ये सब क्या हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने फॉर्मेट पे, फैक्ट्री के खर्चे ऐड कर लिए। फिर मैंने बताया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद आपको वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग कॉस्ट माइनस करनी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट ऐड करनी है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट माइनस करनी है। इसका रीज़न क्या है, भाई जो पिछले साल के वर्क इन प्रोग्रेस हैं वो इस साल के लिए ओपनिंग होगा, अब उस पर पिछले साल पूरा कॉस्ट नहीं आ पाई तो उस पर कॉस्ट किस में आएगी, इस साल में आएगी। और इस साल के एंड में जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा उस पर पूरा खर्चा कब किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा, तो इस साल की कॉस्ट में से उसको माइनस कर देंगे। तो इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आएगी वो होगी सर मेरे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके अंदर हम ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो ऑफिस वाले लोगों को जो खर्चा मिलता है, जैसे कि स्टाफ की सैलरी हो गई, रेम्यूनरेशन हो गया, डायरेक्टर की फ़ी हो गई, लीगल एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, गैस, वाटर, टेलीफोन, ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफिस की बिल्डिंग पे, ऑफिस के फर्नीचर पे, सैलरी एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑफिस के खर्चे। ऑफिस के खर्चे ऐड करते ही मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओ माय गॉड, जितने भी मैंने गुड्स बनाए हैं उनकी कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ये तो मैंने इस साल बनाया है उनकी कॉस्ट आई है,
लेकिन कुछ ऐसी भी कॉस्ट होंगी जो पिछले साल गुड्स बनाए थे पर सेल नहीं हो पाए थे, उसको इस साल की गुड्स में ऐड कर देंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और जो इस साल के एंड में फिनिश गुड्स बच जाएंगे जो सेल नहीं हो पाएंगे, उसकी कॉस्ट अगले साल ऐड करेंगे। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट यहाँ ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट यहाँ से माइनस कर देंगे। लेकिन भाई साहब, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स दी हुई या क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स दी हुई तो कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट निकालने के लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट पता होना चाहिए। एक यूनिट की कॉस्ट पता होगी तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक से, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। एक कॉस्ट पर यूनिट पता होगी तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ गुड्स या यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने आपको बोला कि कैसे निकालोगे आखिर कॉस्ट पर यूनिट, तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कितनी कॉस्ट आई आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसको डिवाइड कर दो कितनी यूनिट्स बनाई। जैसे मैंने कहा कि मेरे को 1 लाख की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई और मैंने बनाए 5000 गुड्स, इसका मतलब एक यूनिट बनाने में 20 रुपये का खर्चा। अब ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स पता है अगर मेरे को 1000 तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स पता है 5000 तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सो सिंपल। लेकिन दिक्कत तब आ जाएगी जब मेरे पास ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ना दे रखी हो, यूनिट्स प्रोड्यूस ना दे रखी हो। तो मैंने आपको बताया हमारे पास ये रहा एक और इसका रामबाण इलाज, क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पता होनी चाहिए, क्लोज यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैंने एक्स मान ली। लेकिन ऐसे केस में मुझे ये सेल पता होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई भी 3 पता है तो चौथी आप अपने आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अपने फॉर्मेट में। तो जब मैंने ये ऐड और माइनस कर दिया तो आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने बेचना है उसकी कॉस्ट आ गई। लेकिन अभी बेचा नहीं है, तो इसका मतलब मुझे सेल से रिलेटेड खर्चे भी ऐड करने होंगे। तो सेल से रिलेटेड खर्चे के लिए एक बार देख लेते हैं ये वाली फिल्म और स्लाइड। सेल से रिलेटेड खर्चों के लिए आउटवर्ड एक्सपेंस, ये पेन बन गया है, अब ये जा रहा है, जाता जा रहा है, जा ही जा रहा है, दुआएं लेते जाओ, ठीक है। तो जाने के खर्चा तो जाएगा कब? जब गुड्स बन जाएंगे। आएगा कब? जब रॉ मटेरियल होगा। तो आने वाले खर्चे फैक्ट्री में, जाने वाले खर्चे ऑब्वियस है और इसमें सेलिंग के, सेल्समैन की कमीशन, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बताने की जरूरत भी नहीं है कि सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं। बैड डेट क्यों होते हैं यार? बैड डेट इसलिए होता है क्योंकि हम उधार माल बेचते हैं, तभी तो बैड डेट होते हैं। और उधार हम क्यों बेचते हैं? सेल्स बढ़ाने के लिए। मार्केट रिसर्च एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये सारे के सारे खर्चे सेल से रिलेटेड हैं मेरे दोस्त। और जब मैं इस सेल से रिलेटेड खर्चे इसमें ऐड कर दूंगा, बस इसके बाद मुझे और कोई कॉस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सेल करने तक की सारी कॉस्ट मेरे पास आ गई, जिसको हम प्यार से बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप कंपेयर कर लो अपनी जो भी सेल्स है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आई 45,000, इसका मतलब क्या है? गुड्स बनाने की टोटल कॉस्ट 45,000 आई है, और अगर मैंने उसको सेल कर दिया 50,000 में, इसका मतलब 5,000 रुपये कमा गया मैं। वहीं अगर मैंने 45,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले गुड्स को 37 में बेच दिया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि मैंने 45 की तो कॉस्ट ही इनकर कर ली थी, सेल कर दिया सिर्फ और सिर्फ 37 में, तो 8,000 का लॉस हो गया मुझे। तो मेरे दोस्तों, ये था आपके पास कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट। इससे बाहर कॉस्ट शीट में कुछ नहीं है, 1% भी और कुछ कॉस्ट शीट में इसके अलावा नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मेट अच्छे से याद करना। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे इसके प्यारे प्यारे बड़े बड़े सही से क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत बड़े भी नहीं होंगे, सिंपल होते हैं इतने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। इतना सा मांग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं मांग रहा इतनी बड़ी वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ दिक्कतें भी या कुछ लगा हो शॉर्ट कमिंग्स इस वीडियो की, या मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। जो भी इशू आपको लगता है प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट मैं उसको ठीक कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।